लोकसभा चुनाव का वक्त है। खास तौर से दलित पिछड़े जातियों में जाति जाति की पार्टी बन रही है। लोग एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन कहीं किसी के पास कोई एजेंडा, कोई घोषणा पत्र है क्या? ये सवाल है। सिर्फ बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है। कैसे बनेगा, इसका कोई घोषणा पत्र, कोई प्रारूप है क्या? संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। बीजेपी ने संविधान के कई प्रावधानों को बदल दिया है और धीरे धीरे और बदला जाएगा। तो बदला हुआ संविधान आपका लक्ष्य है, या जो मूल बात थी समता, बंधुता, न्याय, वो बंधुत्व, ये महत्वपूर्ण है। ये सब समझने की बात है। मैं आपको याद दिला दूं कि जुलाई 1942 में डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने थे और अक्टूबर 1942 में ही उन्होंने अपने वायसराय को एक ज्ञापन दिया था, अनुसूचित जाति की शिकायतें, ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। सोचिए, फर्ज कीजिए, अभी केंद्र सरकार में 27 तो एक ही बार ओबीसी मंत्री बने थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी मिनिस्टर हैं। क्या कोई मंत्री हिम्मत कर सकता है कि अपने समुदाय के बारे में वो प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे, लिखे कि हमारे समुदाय की ये दिखते हैं, ये परेशानी है? नहीं, ये डॉक्टर अंबेडकर ही कर सकते थे। इस विषय पर कई एपिसोड विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अंबेडकर साहब की जो राइटिंग स्पीचेज है, हिंदी वाला वॉल्यूम 19 उठाइए, वहाँ से मैं पूरा कंटेंट ले रहा हूँ। चूँकि चैप्टर लंबा है, 22 पेज का है, तो इससे कई 4-5 एपिसोड इस पर बनाऊँगा छोटे छोटे, ताकि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। चलिए सीधे लिए चलता हूँ और अम्बेडकर साहब की राइटिंग में जो उन्होंने शिकायतें शेड्यूल कास्ट की वायसराय को लिखी थी। 29 अक्टूबर 1942 वायसराय को ज्ञापन। इस ज्ञापन में ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले अनुसूचित जातियों की शिकायत दी गई हैं और उन उपायों का सुझाव दिया गया है जो उन शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर ने इनमें कई सूची बनाई है और उसका उल्लेख किया है जो सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा ही हल की जा सकती है। इस ज्ञापन में, इस मेमोरेंडम में जो शिकायतें दी गई हैं उसको 3 क्लास में बांटा गया है। पहला राजनीतिक, दूसरा शैक्षिक, तीसरा अन्य शिकायतें, और उन पर अलग अलग विचार किया गया है। अध्याय 1 में राजनीतिक शिकायतें हैं, अध्याय 2 में शैक्षणिक शिकायतें हैं और 3 में अन्य शिकायतें दी गई हैं। और इसमें अध्याय 4 भी शामिल किया गया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कर्तव्यों के बारे में बताने का साहस किया है, जिसे प्रत्येक सरकार ऐसे लोगों के साथ निभाए जो अनवरत गरीबी में, विपन्नता में जीवन बिताते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर इस ज्ञापन से उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसको मान्यता देगी तथा वह काम करेगी जो उसे अनुसूचित जातियों के लिए करना चाहिए। इस तरह से यह ज्ञापन, इस ज्ञापन में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है राजनीतिक शिकायतें हैं। इसके सब सेक्शन सब हैं। जैसे पहला है केंद्रीय विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, दूसरा केंद्रीय कार्यपालिका कैबिनेट में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, तीसरा लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अभाव, और चौथा संघ लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व का अभाव। इस एपिसोड में सिर्फ पहला 2 पॉइंट हम लेंगे, केंद्रीय विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, केंद्रीय कार्यपालिका में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये 2 पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन पूरा सार संक्षेप में बता देता हूं। अध्याय 2 में शैक्षिक शिकायतें हैं, उसमें भी कई 2 चैप्टर हैं। उच्च शिक्षा के लिए सहायता का अभाव और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का अभाव। तीसरे चैप्टर अन्य शिकायतें, इसके भी 2 सब चैप्टर हैं। प्रचार के मामलों में लापरवाही, और दूसरा सरकारी ठेकों में के दरवाजे बंद। अध्याय 4 में गरीब लोगों के प्रति सरकार का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए अब लिए चलते हैं आपको डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक शिकायतें क्या थी, और उसके 2 पॉइंट्स पे इसमें चर्चा करता हूं। पहला, केंद्रीय विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। वो लिखते हैं कि इस समय गठित केंद्रीय विधानसभा में 141 सदस्य हैं।
इनमें से 102 सदस्यों का चुनाव किया गया है और 39 सदस्य नामांकित हैं, नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड सदस्यों में से 19 सदस्य गैर सरकारी और 20 सदस्य सरकारी हैं। इन कुल 141 सदस्यों में अनुसूचित जातियों के केवल 2 सदस्य हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों के 2 सदस्यों की बात पर विचार किया जाना चाहिए। भारत में जनगणना एक राजनीतिक विषय बन गया है और हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने जनगणना कराने में इस बात के प्रयास किए हैं कि वे गलत आंकड़े देकर अपनी जनसंख्या में वृद्धि दिखाएं। यह प्रयास अधिकांशतः अछूतों की उपेक्षा करके किया गया है। गवर्नर को लिखना है, सोचिए कि अछूतों की उपेक्षा करके किया गया है, इसलिए कि उनकी जनसंख्या के सही आंकड़े मालूम करना कठिन है। जनसंख्या में जो कुछ भी अनुमान दिए गए हैं वह कम है। फिर भी जनगणना के 4 करोड़ के आंकड़े को मानकर निसंदेह यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व हास्यास्पद रूप से कम है। 4 करोड़ का आंकड़ा 1940 के जनगणना रिपोर्ट में दिया गया है। आगे लिखते हैं कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 2 तालिकाएं प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको देखिएगा तो पेज नंबर वॉल्यूम 19 में पेज नंबर 2-3 पे पूरा है, आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तालिका 2 उस प्रतिनिधित्व पर विशेष प्रकाश डालती है जो इस समय केंद्रीय विधानसभा में अलग अलग समुदायों का है। स्तंभ 5 में, कॉलम 5 में दिए गए आंकड़े प्रत्येक समुदाय का कुल प्रतिनिधित्व दर्शाती हैं तथा उनमें से कुछ के प्रतिशत के अनुपात भी दिखाए गए हैं, परंतु मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। उनमें नामांकित कर्मचारियों के आंकड़े सम्मिलित किए हैं, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं उसके आंकड़े सम्मिलित किए गए हैं। वे मुख्य रूप से सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिनके वे अंग हैं। दूसरे, नॉमिनेटेड मेंबर के समूह का गठन परिवर्तनीय है, बदलाव हो सकता है और निर्धारित नहीं है, परंतु अन्य स्तंभों में दिए गए आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कॉलम 6 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे से प्रारंभ करके अपनी बात कहना चाहूँगा। इसमें ऐसे प्रतिनिधित्व की कुल संख्या दी गई है जिसे अलग अलग संप्रदायों ने चुनाव और नामांकन द्वारा प्राप्त किया है। स्तंभ 3 में आंकड़े अधिक विचारणीय हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि हिंदुओं को चुनाव के द्वारा 54.9% प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा उनके लिए नामांकन द्वारा 21% का कोटा फिक्स किया गया है। नॉमिनेटेड मेंबर 21% होंगे, फिक्स किया गया है। मुसलमानों को चुनाव द्वारा 33.5% का कोटा दिया गया है। यह कोटा उस स्थिति से कहीं बेहतर है जिसका उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें अधिकार है। इसके अलावा उन्हें उस कोटा का 37% लाभ उठाने की अनुमति भी है जो नॉमिनेशन के लिए आरक्षित किया गया है। सिखों और पारसियों के बारे में इसी प्रकार की स्थिति है। दोनों को ही चुनाव द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि उनकी जनसंख्या यह प्रतिनिधित्व संगत नहीं ठहरती, उनकी जनसंख्या के हिसाब से ठीक नहीं बैठती। फिर भी प्रत्येक को नामांकन कोटा में से 10.5% का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है। इसके तुलना में खुला सत्य है कि अनुसूचित जातियों को चुनाव द्वारा कोई भी सीट नहीं मिली है। उन्हें नामांकन द्वारा केवल 1 सीट प्राप्त हुई है, जबकि अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 4 करोड़ है और भारत में तीसरे सबसे बड़े समुदाय के लोग हैं। अगला पॉइंट जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो तथ्य की चर्चा हुई है, उपरोक्त तथ्यों पर 2 उपयुक्त टिप्पणियां की जा सकती हैं। पहला, विधानसभा बिल्कुल असंतुलित सभा लगती है। यह दोनों ही दोषों से आक्रांत है। एक ओर कुछ सदस्यों का अधिक प्रतिनिधित्व है तो दूसरी ओर अन्य समुदायों का बहुत अल्प प्रतिनिधित्व है। यह दोष बहुत गंभीर अवस्था में व्याप्त है।
अधिक प्रतिनिधित्व वाले समुदाय अधिक शक्तिशाली और मजबूत समुदाय हैं तथा अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदाय कमजोर और दीन समुदाय हैं। दूसरी टिप्पणी का संबंध नॉमिनेशन की शक्ति के गलत प्रयोग से है। संविधान के अंतर्गत नामांकन की शक्ति इसलिए आरक्षित की गई थी ताकि रिप्रेजेंटेशन की असमानताओं को दूर किया जाए, प्रतिनिधित्व की असमानताओं को दूर किया जाए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसे समुदायों के लिए दी गई थी जिन्हें चुनाव द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है और जिन्हें नामांकन द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन प्राप्त कराया जाए। केंद्रीय विधानसभा के गठन में ऐसा कोई नियम नहीं है जो चुनाव अथवा नामांकन को मॉनिटर करे, प्रशासित करे। यदि कोई नियम है तो यह कि क को ख की अपेक्षा अधिक सुविधा दी जाए और इसके बाद ख से अधिकार छीनकर जो उसके पास वास्तव में नहीं है, क को देकर जिसके पास सब कुछ है उसे और अधिक समृद्ध बनाया जाए। अगला पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर उसमें लिख रहे हैं कि प्रतिनिधित्व के मामले में अनुसूचित जातियों के साथ जो भयंकर भूल की गई है उसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसा किसी भी विधानसभा में जिसमें मुसलमान और हिंदू अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और वे दोनों ही इस बात के लिए सचेत हैं कि किसी भी तीसरे दल मतलब अनुसूचित जातियों को कुछ भी न दिया जाए, ऐसी स्थिति में 141 सदस्यों के सदन में अनुसूचित जाति के एकल प्रतिनिधित्व, एक प्रतिनिधित्व से अनुसूचित जातियों के अधिकारों में क्या सहायता मिलेगी। साउथ बरो कमेटी का, जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय विधानसभा की वर्तमान संरचना पोषित है, यह विचार था कि नामांकित सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने मस्तिष्क में अनुसूचित जाति के हितों को रखेंगे। यह पर्याप्त विचारणीय मामला है कि तत्कालीन भारत सरकार ने इस मत को अस्वीकार कर दिया। साउथ बरो समिति की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने कहा, और क्या कहा भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स यहाँ कोट कर रहे हैं। लिखते हैं कि हमारी राय में यह व्यवस्था यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड व्यवस्था सुधार रिपोर्ट में निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दलित जातियों को आत्म सुरक्षा का सबक भी सीखना चाहिए। वास्तव में यह सोचना कल्पना मात्र है कि ऐसी विधानसभा में जहां इस समुदाय का केवल एक ही सदस्य है उससे ऐसी आशा की जाए, जबकि वहां 60 से 90 सवर्ण हिंदू जाति के सदस्य हैं। रिपोर्ट के पैरा 151, 152, 155 के सिद्धांतों को सार्थक बनाने के लिए हमें जाति से बहिष्कृत लोगों के साथ अधिक उदार व्यवहार करना चाहिए। ये भारत सरकार के रिपोर्ट से कोट कर रहे हैं कि दुर्भाग्यवश, आगे लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए केंद्रीय विधानसभा के गठन में कोई उदारता नहीं दिखाई। भारत सरकार ने नामांकन द्वारा उन्हें एक सीट दी और यह स्थिति 1921 से चली आ रही है। MC राजा बने थे जो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर। आगे डॉक्टर अंबेडकर अगला पॉइंट लिख रहे हैं कि इस अल्प प्रतिनिधित्व का परिणाम बहुत ही निंदनीय रहा है। 141 सदस्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के सिंगल प्रतिनिधित्व से हम उनकी घोर व्यवस्था को महसूस कर सकते हैं। उसे सदन में हिंदू पक्ष से उत्पन्न अनुसूचित जाति के विरुद्ध पूर्वाग्रहों से लड़ना होगा। वह उस मुस्लिम ब्लॉक के समर्थन पर भी निर्भर नहीं कर सकता जो अपने ही हितों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वह उस सरकारी ब्लॉक पर भी निर्भर नहीं हो सकता जो हिंदुओं और मुसलमानों के बृहद ब्लॉक के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में अधिक सावधान है और अनुसूचित जातियों के हितों की चिंता नहीं कर पाता। सभा में अनुसूचित जातियों के एकल प्रतिनिधित्व से यह संभव नहीं है कि अनुसूचित जातियों की शिकायतों को उजागर किया जा सके। मेरी सूचना है कि विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार अध्यक्ष उन माननीय सदस्यों को पहले बोलने का अवसर देते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के सदस्य हैं। मुझे यह भी मालूम है
कि अध्यक्ष किसी भी दल को मान्यता नहीं देते जब तक कि उस दल में कम से कम 10 सदस्य न हो। इसका अर्थ है कि साधारणतया अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को सदन में बोलने का कोई अवसर तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वह किसी दल में शामिल न हो। अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि को जिस स्थिति का सामना करना पड़ता है वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। उसके किसी भी पार्टी में शामिल होने का मतलब यह है कि पार्टी के हितों के अधीन अनुसूचित जाति के हितों को रखा जाए, जबकि पार्टी के नियम तथा हित अनुसूचित जाति के नियम तथा हितों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। पार्टी लाइन पे बोलना है। अभी देखिए बहुत सारे नेता लोग हैं संसद में, कुछ आवाज़ नहीं निकलती है। दूसरी ओर यदि वह किसी पार्टी में सम्मिलित न हो तो इसका अर्थ यह है कि वह बोलने का अधिकार बिल्कुल ही खो देता है। यदि कोई इस बात को देखे कि सभा के सत्र सितंबर 1942 की घटना का जिक्र करना है कि सभा के सत्र की उस बहस में क्या हुआ जिसमें भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया था, यदि उसे देखें तो मालूम होगा कि उस समय केंद्रीय सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि माननीय राय बहादुर एन शिवराज को अनुसूचित जातियों की ओर से बोलने का अवसर बहुत कठिनाई से मिला था, जबकि 5 या 6 मुस्लिम सदस्य मुसलमानों के बारे में आसानी से बोल सके थे। अगला पॉइंट उठा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर कि इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाए, किंतु यह तभी हो सकता है जब जो नॉमिनेटेड गैर सरकारी सीटें रिक्त हों। जब कभी ये सीटें रिक्त हों तो इस बात की आवश्यकता है कि इन सभी रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों का नामांकन करके विधानसभा में उनकी सीटों में वृद्धि की जाए। अभी कास्ट का आंकड़ा शेड्यूल कास्ट का बढ़ गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा कि और सदस्य बढ़ने चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वहाँ ये सवाल उठा रहे थे। चलिए आज के एपिसोड में दूसरा जो पॉइंट बात करने वाला हूँ कि केंद्रीय कार्यपालिका में जो प्रतिनिधित्व है वो कम है। डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि भारत सरकार केंद्रीय कार्यपालिका में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व के अधिकार की मान्यता देने में बहुत संकोच करती है। यह स्थिति अनुसूचित जातियों के लिए बराबर बनी रही है। उनका विचार है कि अतीत में उनकी राजनीतिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो, गोल में सम्मेलन के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति मुसलमानों की स्थिति के समान हो गई है, और यदि मुसलमानों को केंद्रीय कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार है तो ऐसा अधिकार अनुसूचित जातियों को भी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस धारणा का ठोस आधार है। गोल में सम्मेलन में अनुसूचित जातियों की यह मांग थी कि प्रतिनिधित्व केवल मुसलमानों तक ही सीमित न करके इस कानून के उपबंध अनुसूचित जातियों के लिए भी लागू हों, ताकि उन्हें भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। हिंदुओं का विचार इस मांग के विरुद्ध नहीं था। हिंदुओं ने यही कहा कि यह परिपाटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। फाइनली एक समझौता किया गया और यह सहमति हुई कि प्रांतों के गवर्नरों और भारत के गवर्नर जनरल को दिए जाने वाले निर्देशों में ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए जो उन पर यह दायित्व सौंपे कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किए जाने के प्रयास किए जाएं। यद्यपि मुसलमानों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं था कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों के प्रावधान में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां भी सम्मिलित की गई थी। अंत में भारत सरकार ने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया और मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन दिया गया। आगे लिख रहे हैं कि परंतु यह भी सत्य है कि उनके अधिकार को मान्यता देने में देरी के कारण इसकी सार्थकता बहुत कुछ नष्ट हो गई तथा उनकी शिकायत दूर नहीं हुई। अनुसूचित जातियां यह महसूस करती हैं कि मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व बहुत अपर्याप्त है। 15 सदस्यों के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों का केवल 1 सदस्य है, जबकि मुसलमानों के 3 सदस्य हैं। विभिन्न समुदायों की आवश्यकता तथा उनकी संख्या की तुलना में
उन्हें जो प्रतिनिधित्व मिला है उसमें भारी अंतर है और जिसके कारण शिकायतें पैदा होती है। यदि जनसंख्या की कसौटी को माना जाए तो इसमें संदेह नहीं था कि जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के लोग मुसलमानों के बहुत करीब हैं। अतः यह कहना संगत होगा, सही होगा कि यदि 15 सदस्यों के मंत्रिमंडल में मुसलमानों के 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं तो अनुसूचित जातियों के भी कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। जैसी स्थिति है उससे यह लगता है कि मंत्रिमंडल में सामुदायिक अनुपात के गठन में किसी नियम का पालन नहीं हुआ है। सिखों की संख्या कुछ लाखों में है जबकि अछूतों की संख्या 4 करोड़ है और दोनों को एक ही समान देखा गया है, एक ही समान देखा जाता है। अगला पॉइंट इस एपिसोड का जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आप सोचिए कास्ट सर्वे हो गया है, जो टिकट का अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जिनकी संख्या कम है उनको ज़्यादा टिकट मिल रहा है, इसलिए ये सब बात यहाँ पे रखना जरूरी है। चलिए फाइनल पॉइंट जो लिख रहे हैं इस सेगमेंट के लिए कि भारतीय राजनीति में अनुसूचित जातियों की स्थिति से के अधिक स्थिरीकरण की आवश्यकता है ना, स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय राजनीति में उनकी स्थिति को स्थिर करने का प्रभावकारी ढंग उन्हें मंत्रिमंडल में ऐसा प्रतिनिधित्व देना है जो उनकी संख्या और आवश्यकता की दृष्टि से उनकी मांग है। मुझे विश्वास है कि मैं यह बताने में कोई रहस्य का उद्घाटन नहीं कह रहा हूँ कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जब भारत आए थे तब मैंने उनका साक्षात्कार किया था और उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी महामहिम सरकार का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि उस केंद्रीय कार्यपालिका में अनुसूचित जातियों की स्थिति को स्थिर किया जाए जिसका गठन आंतरिक अवस्था में किया जाना है ताकि संविधान सभा द्वारा इस नई मांग के अनुसार मसौदा तैयार किया जा सके। मेरा निवेदन है कि जब कार्यकारिणी परिषद के भारतीयकरण की दिशा में अगला कदम उठाया जाए तो इस नीति को कार्यान्वित किया जाए। सोचिए, वो मंत्री लेबर मिनिस्टर हैं अंबेडकर और अपने प्राइम मिनिस्टर यानी वायसराय को ये लिख रहे हैं। पहला एपिसोड में मैंने बताया कि विधान जो मंडल है उसमें और कैबिनेट में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने शिकायत की थी। जब अगले एपिसोड में आऊँगा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक देखते रहिए अंबेडकरनामा और अपने नेताओं से सवाल जरूर उठाइए, उनसे पूछिए कि एजेंडा मैनिफेस्टो कहाँ है, क्या आपकी कोई शिकायतें हैं, कोई डिमांड है। ये भी सोचिए कि खाली जात के नेता एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाने के लिए पागल हुए पड़े हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अंबेडकरनामा।